नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से डेली वेजर्स के लिए एक बड़ी राहत जो है वो सामने रखी गई है। सीएम की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि डेली वेजर्स को अपना धरना जो है वो खत्म कर लेना चाहिए। एक आह्वान उनसे किया गया है और जल्द ही जल्द आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। बड़ी अपडेट बताते चले जहां पर डेली वेजर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान और राहत भरी खबर, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने धरना खत्म करने का आह्वान कर दिया है। डेली वेजर्स के लिए समिति का गठन किया गया है और 6 महीनों के अंदर समिति अपना काम करेगी। थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए, पूरा काम यहां पर किया जाएगा। जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल डेली वेजर्स की तरफ से भी अपना तर्क यहां पर रखा गया है। वो किस तरह से यहां पर इस पूरे काम को लेकर चलाना चाहते हैं, वाकई में क्या धरना बंद करना चाहते हैं या नहीं, इस पर ही राय भी लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को गिनाने की कोशिश की थी, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप देखिए किस तरह से बड़ी बात करते नजर आए। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से डेली वेजर्स के लिए क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद पैनल की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। तो फिलहाल आपने देखा उमर अब्दुल्ला की तरफ से आह्वान किया गया है डेली वेजर्स के साथ। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रविंदर सिंह ताज हमारे साथ हैं और राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सदस्य हैं पीएचई से और लगातार अपने आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। आबिद वानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आबिद जुड़ने के लिए। रतन सिंह गिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए रतन जी। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी आप ही के पास आऊंगी, क्या कहेंगे? आह्वान किया गया है सीएम की तरफ से कि धरने को बंद कर दीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर काम कर दिया जाएगा। आशा जी, सीएम साहब ने जो आह्वान किया है, कल हम 4 घंटे जो सचिवालय के बाहर बैठे रहे, सेक्रेटरी बाहर बैठे रहे। अगर असेंबली में आह्वान कर रहे हैं तो अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई मिनिस्टर भेज के हमसे बात की जा सकती थी। वो बात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। फ्लोरा हो सके ये कब बात कही कि हम उनसे दरख्वास्त करते हैं या अपील करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 27 फरवरी को जब हमने पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा और हमने ये कहा अगर 7 मार्च को ये सरकार हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी और जो 400 करोड़ पेंडिंग है अगर वो बजट में नहीं रख दी तो हम 10 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे। 10 मार्च को हमें लाठियाँ पड़ी। उसके बाद उमर साहब ने कमेटी बनाई। पहले उमर साहब कमेटी नहीं बनाई, कल हम फिर लाठियाँ पड़ी, उसका उमर साहब अपील कर रहे हैं। हम अपील और दलील से हमारा पेट नहीं भरता। हम कमेटी रेगुलेशन के जो बनाई है उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उमर साहब ने 2013-14 में कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी और 6 साल वो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, तब वो वादा पूरा नहीं किया गया। आज वो कह रहे हैं हम 6 महीने इस पर काम शुरू करेंगे और गौर करेंगे। हमें 400 करोड़ जो पेंडिंग है, जो जम्मू प्रोविंस का पेंडिंग है, वो कौन दे? उस पर बात उमर साहब करते नहीं। आबिद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अपील और यहाँ पर इस तरह से बात करने पर पेट नहीं भरता है। 4 करोड़ का आंकड़ा दे 400 करोड़। जवाब आशा जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरी सहानुभूति और हमदर्दी का इजहार करता हूं अपने इन भाइयों से जिनका ये हक बनता है और बहुत वक्त से इनका हक जो है उस हक से इनको महरूम रखा गया है। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की भी पिछली सरकारों में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही हो या कोई भी सरकार रही हो, हमें कहीं ना कहीं कोताहियां रही है। इस बात को हमें कबूल करने में कोई भी अड़चन नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं बोल दूं 2009 में जो कमेटी बनाई थी उमर साहब ने, जिसका सिंह साहब जिक्र कर रहे थे, वो कमेटी एक कोएलिशन गवर्नमेंट में बनाई गई थी। आज जो कमेटी एम्पावर्ड कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं, हाईली पावरफुल कमेटी है और उसको एक बहुमत का पूरा सपोर्ट है उस कमेटी को।
तो जो वहां से रिकमेंडेशन सामने आएंगे उस पर अमल करना हमारे लिए लाजमी बन जाता है। हमारे पास कोई बहाना नहीं रहता कि हम इस पे अमल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ कह दूं आशा जी की 5 चीजें हैं इसमें जिस पे हमें गौरखेज करना पड़ेगा। हमारे लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी है, हमारे लिए लीगल प्रेसिडेंट भी है, और कहीं ना कहीं सोशल इक्वलिटी का भी मामला है, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ये सब कम्युनिटी से ये जो ज्यादातर हमारे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स है, उस वक्त इनको इमीडिएटिंग स्टाफिंग के लिए रखा गया था, लेकिन आगे आगे चलते चलते इन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद मुझे लगता है रेगुलर एम्प्लॉयज भी नहीं कर पाते हैं। तो इनके साथ इस दर्द में हम शरीक है और हम इनको आपके माध्यम से बिल्कुल यकीन दिलाते हैं पर इस कमेटी की वो जो भी यही तो सवाल उठा रहे हैं ना कि शरीक that will होने be- से कुछ नहीं होता है, परिवार कैसे पालेंगे? और जितने लंबे समय से देखिए, संघर्ष सारी- कर रहे हैं, अभी भी 400 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? देखिए आशा जी, 4.5 महीने में हमने गवर्नेंस का अपना पहला बजट दे दिया, और वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स को बैलेंस करने की भी जरूरत थी। इनका जो मुद्दा है वो ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे के साथ साथ सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमी का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले वक्त में जैसे ही कमेटी ये अपनी रिकमेंडेशन लाएगी, एक वेल बैक्ड बजटरी एलोकेशंस के साथ हम इस पे अमल करेंगे और एक फेज तरीके से रेगुलराइजेशन होगा। इट वोंट बी वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, ऐसा गलत मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। बिल्कुल एक फेज वाइज तरीके से पहले मिनिमम वेज ताज की जवाब दीजिए। रिम्यूनरेशन वो कह रहे एक्ट हैं जो है, फेस बैनर पर काम होगा। बानी साहब, आपकी बातों पे और आपकी पार्टी की बातों पे कोई कैसे विश्वास करे जब राठौर साहब सरकार बनने से एमएलए जब सब इलेक्ट हो गए, इलेक्शन होगी, राठौर साहब का ये बयान है कि डेली वेजरों का मुद्दा जो कैबिनेट साहब कमेटी बनी वो हमारे पास रिपोर्ट पड़ी है, हम आएंगे उसको हल करें। पहला नंबर, आपने कहा कोalition में थे आप 9 से 14 में, आप बताइए आपने 4.5 लाख मुलाजिम जो परमानेंट थे उनकी रिटायरमेंट की एज 58 से 60 कर दी, तब आपको नहीं दिखा कोalition? तब आपको कोalition रोका नहीं? हमारा काम करने के लिए आप ये बहाना कर रहे हो कि हमें कोalition रोका। आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हो। जो 90 स्कॉर्पियो उमर साहब ने खरीदी, अपनी लिए गाड़ियाँ खरीदी, अपनी सैलरी आप हाई कर रहे हैं, वो नहीं, उसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। हमें कुछ देना है तो आप हमें ये 5 चीज़ें गिना रहे हो। कमेटी बनी है रेगुलेशन के लिए, 400 करोड़ कौन देगा? अगर कमेटी तक हम वेट करें, हमें, मेरी बात सुन लीजिए बानी साहब, रतन जी, मैं आपके कमेटी पास तक आ रही वेट हूं, एक करें सेकंड तो का हमें समय लद्दाख दीजिएगा। ड्यूटी का रेट क्यों नहीं दे रहे आप हमें लाठियां पर मरवाओगे और कहो पुलिस हमारे पास नहीं है। आप ऐसा मुद्दा क्रिएट क्यों कर रहे हो? आप हमसे, आपका मिनिस्टर साहब हमसे बात करता है 11 मार्च को, हम उनको नोटिस दे के आते हैं कि हम 20 मार्च तक हमारे ये काम नहीं हुए, हमारी मसाले पूरे नहीं हुए, हम 20 मार्च शाम 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। तब चलिए, आपको आप याद नहीं जवाब आती? दीजिए। 10 दिन आपके पास टाइम था, क्यों नहीं हमसे बात की गई? आशा जी देखिए आशा जी, जहां तक सिंह साहब बात कर रहे हैं, जज्बाती होना जायज है और इनके जज्बातों की पूरी कदर है हमें। जहां तक ये बात कर रहे थे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्यों नहीं है, अगर इनको लगता है कि वो जो स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी हैं उस बजटरी एलोकेशन में सिंह साहब के समेत 65,000 डेलीवेजर्स की फैमिली चल सकती है, तो हम कल के कल वो गाड़ियां छोड़ दे। मैं उमर साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए आप बताइए, मैं छोटी सी बारी से बात, अभी साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। स्कॉर्पियो सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप स्कॉर्पियो जरूरी थी, एमएलए की सैलरी हाइक जरूरी थी, या हमारा मुद्दा जरूरी है? पुल जरूरी है, सड़क जरूरी है, या हमारा मुद्दा जरूरी है? आपकी पार्टी 94 के बाद तीसरी बार पावर में आई है। आप ये बहानाबाजी करके इस मसले को कमेटी बना के ठंडे बस्ते में डाल रहे हो। वो ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं डाले। रतन जी, ऐसे तो दोनों में ही फिर बात घूमती रहेगी। रतन जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह का विकल्प अभी निकालना चाहिए कि इमीडिएट इफेक्ट यहाँ पर हो और डेली वेजर्स को राहत मिले? ठीक है, आपने आह्वान कर दिया कि धरने को रुकवा दीजिए, वो कह रहे हैं कि पहले लाठी डंडे चला दिए और फिर आप अपील कर रहे हैं, फिर आप धरने को रुकवाने की बात कर रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 सेकंड के लिए बाहर आ जाते, मिल लेते। देखिए मैम, ये एक बुनियादी बात है कि ये जो मसला है ये नया नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी, आप सुन रहे हैं मुझे? मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए प्लीज। ये बुनियादी बात ये है कि ये मसला जो है ये नया नहीं है और ये इंसानी हकूक का मसला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो असेंबली में हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बड़ी तकरार हुई, बड़ी जोरदार बहस हुई और सत्ता पक्ष के कुछ इल्जामात, नारेबाजी हुई और विपक्ष ने भी उसमें नारेबाजी की।
तो मैं तो दोनों को कसूरवार मानता हूं। पहली बात, सत्ता पक्ष ने कहा कि आपको 10 साल आप रहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार में, कभी गवर्नर रूल में, कभी कोलिशन गवर्नमेंट आपकी थी, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अब 5 साल उनको भी होने आए हैं, तो आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल वाजिब बात है, 10 साल में भाजपा को या जो अभी लोग विपक्ष में हैं उनको कभी मौका नहीं मिला कि इसकी सुध लें, इस तरफ ध्यान दें, इस बुनियादी बात को जिसमें लोगों के हकूक का, गरीब आदमियों के हकूक का, ये रोज देखिए डेली वेजर की परिभाषा क्या है? रोज काम करके कमा के खाना। जैसे राजेंद्र जी ने कहा 400 करोड़ रुपया पेंडिंग है। सबसे बड़ी जो प्रोवोकेशन हुई है वो इस बात पर हुई कि जब आपने बजट पेश किया, अरे साहब आप कुछ तो उसमें रखते, बजट तो आप ही ने बनाया ना, उसका प्रोविजन रखते आप, कुछ रिलीफ देते, थोड़ा बहुत देते। उनकी बेसिक मांग क्या है? या तो एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए और वो लागू होनी चाहिए टाइम बाउंड तरीके से, या वो कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट दे दो, आप वो भी नहीं मानते। मजेदार बात यह है कि सरकारी इदारे, चाहे वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट हो, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, वो प्राइवेट सेक्टर को हर बात पर खींचते हैं, रतन तलब जी, करते सवाल हैं कि का जवाब मैं आपसे मुलाजिम लूंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए कि लद्दाख के अंदर हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जवाब लूंगी, जल्द वापस लौटेंगे।
चलिए आबिद जी जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, पहले मैं थोड़ा यहाँ पे वजाहत करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि कमेटी का मतलब क्या है, बनाना कमेटी क्यों बनाई और क्या एप्लीकेशंस है, अभी सिंह साहब बोल रहे थे। देखिए 2007 का अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया था, उसमें बताया गया था कि 14 साल से 19 साल तक जिनकी सर्विस हो उनको रेगुलराइज कीजिए। तो उस जेवन में हमको फिर SRO 64 1994 पे वापस जाना होगा और जो अकॉर्डिंगली प्रोसीजर सेट किए हैं उस हिसाब से हमको रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। जहां तक फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात की जा रही है, देखिए अभी तक 2017 में बोला गया था कि 61,000 डेली वेजर्स है, 2022 के करीब फिर बोला गया 65,000 डेली वेजर्स है। तो एक टेंटेटिव फिगर तो सबके पास है, लेकिन एक कंक्रीट फिगर कि कितने डेली वेजर्स हैं, कितने नीड बेसिस हैं, रेगुलराइजेशन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या कट ऑफ रखेंगे, तो इसके लिए तो कमेटी बननी है। अब जो सामने प्रोसेस आएगा सवाल तो ये है ना कि पहले जिस कमेटी ने काम किया उस कमेटी ने क्या काम किया और उस कमेटी को दरकिनार करते हुए आप एक और नई कमेटी बना रहे हैं, तो तर्क समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप हर बार जो लोग सत्ता में आएंगे वो कमेटी के थ्रू ही अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे इस तरह से। देखिए आशा जी, आपको हमेशा गवर्नेंस के इंटेंट के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम गवर्नेंस के इंटेंट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही कोई डिबेट प्रोडक्टिव निकलेगी। जहां तक उमर साहब की मैं बात करूंगा, इन्होंने उस वक्त भी इस मसले को प्रायोरिटी रख के 2009 में ही शुरुआत में कमेटी बनाई थी। 2014 आते आते कमेटी के वो जो रिपोर्ट्स थे बाज़ाबिता डिस्कस की गई। और अगर आपको याद होगा कि 2014 में फ्लोड आने के बाद श्यामला शर्मा जो कांग्रेस के मिश्रा आज बीजेपी के साथ है, उनके पास फाइनली ये फाइल गई थी। तो उसी का तो एग्जांपल आपको अभी दिया ना आबिद जी, आर्युता जी एक सेकंड। जी आशा जी बोलिए। तो उसी का तो एग्जांपल अभी दिया कि जब उस कमेटी ने काम किया तो आप उसमें कौन सा नया काम करने वाले हैं। देखिए ऑब्वियसली आज की फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, आज के नंबर्स डिफरेंट है, तो जनरली नई रिपोर्ट बनेगी और नई कमेटी की पॉलिसी जरा बताइए उस कमेटी में क्या था और अब नई कमेटी में क्या होने वाला है। आपसे ये उम्मीद नहीं है इस चैनल पे बैठ के आप गलत जानकारी दे रहे हो। आप मेरे को बताइए कि 2015 में कंप्लीट बैन लग गया क्या ये लोग डेली लगने पे। मैंने आपकी बात आराम से सुनी, मेरी बात आप साहब मेरी बात आराम से सुनिए, मैं आपकी बात ध्यान से सुने। 2015 में कंप्लीट बैन लग गया कैजुअल डेली वेजर पे। 2017 में बायोमेट्रिक होता है। मैं आपकी उस कमेटी की बात करूं जिसके 11 लोग थे। मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए ना। आप देखिए, आप अगर बीच में टोकेंगे मैं ना बात आपकी समझ आएगी ना मेरी बात समझ आएगी। मैंने आपके बयान 60,011 लोग जो 2014 की कैबिनेट साहब कमेटी की रिपोर्ट है उसके थे, और जब 2015 में कंप्लीट बैन लग गया, कंप्लीट बैन लगने के बाद 2017 में जो ऑनलाइन हुए लोग आज वो 50,000 से करीब हैं। अगर 6,000 4,000 पीडी के लोग निकाल दे वो 50 से भी कम है। आप ये कह रहे हो कि आपको जानकारी नहीं है। क्या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, जो उमर साहब के पास है, वो कितने लोगों को 311 में पर डे देता है? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास डाटा नहीं है? ये कह के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। दूसरा जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो फ्लड की वजह से। उमर साहब पिछले 10 साल से ही कहते रहे और आपके तमाम बड़े लीडर ये कहते रहे हम इनको रेगुलाइज करने वाले थे। हमने वो कैबिनेट के लिए मसौदा तैयार किया था, अगर फ्लड नहीं आता हम इनको SRO 64 के सारे बेनिफिट देने वाले थे। और ये तमाम इलेक्शन रैली में उमर साहब ने कहा, फारूक साहब ने कहा, राठौर साहब ने कहा। आज आप कहते हो एक नई कमेटी, क्या गारंटी है कि 9 से 14 तक आपने 6 साल लगाए जिस कमेटी पे, उस पे आपने काम नहीं किया। आज 6 महीने वो कमेटी काम कर देगी। इसके दूसरा 400 करोड़ जो हमारा पेंडिंग है वो कौन देगा? आपको ये पता था कि ये पिछले 4 साल से, सुनिए 4 साल से मुजाहरा, 3 साल मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी पहली डिमांड रेगुलेशन है, दूसरी 72 से 85 महीने पेंडिंग है। हमने आपके ऑफिस में भी ये मेमोरेंडम दिया था इलेक्शन के दौरान, तो आपने बजट में वो क्यों नहीं रखा 400 करोड़ का प्रोविजन? स्कॉर्पियो रखा है, हर चीज के आपके बजट है, हमारे लिए बजट नहीं है। हमने सरकार से पैसा लेना है, कोई आपके मदद नहीं कर रहे हमारी। सिंह जी मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आपके दर्द के साथ पूरा शरीक है हम। दर्द नहीं, शरीक होना नहीं है, मुझे दर्द का इलाज चाहिए। देखिए सिंह जी आप बात करने दीजिए। सिंह जी आप बात करने दीजिए। देखिए मसला सरल है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बजटरी एलोकेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको यूनियन गवर्नमेंट का को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, जिन्होंने हमको आज एक नैरो विंडो के तहत 41,000 करोड़ का बजट दिया, जबकि पिछले साल वो 42,277 करोड़ का था।
हो सकता है अगर हमारे पास इंक्रीज बजटरी एलोकेशंस होती, हम पहले प्रायोरिटी पे आपका ध्यान रखते। हमें बैलेंस करना पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल और वेलफेयर प्रोग्राम्स को के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, फिजिकल डेफिसिट को डील करना पड़ा जो 13,000 करोड़ रुपए का था। तो अभी 4.5 महीने हुए हैं गवर्नमेंट पे, आप एतमाद रखें। अभी सब मुझे ये बताओ, 4.5 में मेरी बात, अभी सब 4.5 महीने में आपको सैलरी हाइक चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, आपको नई स्कॉर्पियो चाहिए, अपने बंगलों के रेनोवेशन का पैसा चाहिए, हमारे लिए आप ये मान रहे हो, टाइम दे दो। नहीं हुआ होगा, हम आपको एतमाद दिलाते हैं कि आपका एतमाद नहीं चाहिए हमें जो हमारा बकाया है आपके पास नहीं चाहिए, आपका एतमाद नहीं चाहिए और सवाल पर सवाल है, हमारा 400 करोड़ क्यों नहीं मिल रहा, इसका बात बताइए। ठीक है रतन जी, ठीक है आबिद जी, क्यों नहीं हुआ? एक राजनीति में मुझे अफसोस होता है कि ईमानदारी की कमी है। बेसिकली ये सरकार पर भरोसा नहीं है किसी को भी, आम आदमी को भी इस सरकार पर, किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं था। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं ये 25-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। आबिद साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा बखूबी रख रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनको अपनी सरकार को डिफेंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी मुझे लगता है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। दो बातें मैं बेसिक कहूँगा। पहली बात, जैसे मैंने पहले कही कि आपने जब बजट के प्रोविजन बनाए, ये बात कहना कि सेंटर ने आपको 41,000 करोड़ दिया, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। सरकार की 10 प्रायोरिटीज होती हैं। आप अपनी जिस प्रायोरिटी को, जिसमें हजारों लोगों की जीवन यापन, उनकी रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही हो, क्या वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? तो आपका इनका ये भी, इन्होंने भी एक आर्गुमेंट दिया था कि अगर वो स्कॉर्पियो और ये सीडीआर फंड बढ़ाने से हमारा इन 65 या 1 लाख लोगों का भला हो जाता तो हम वो वापस कर देते हैं। देखिए ये तो एक बड़ा एस्केप करने वाली बात है। आपने इस बजट में थोड़ा सा भी राहत दी होती ना, थोड़ा सा भी, जरूरी नहीं है 400 करोड़। आप कहते हैं जी इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं हम इसमें 100 करोड़ का प्रोविजन रखते हैं, और आगे कोई आश्वासन तो देते आप, आपकी कार्रवाई नहीं की। आज भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी जो बयान था सीएम साहब का, वो भी एक राजनीतिक है। हमने एक कमेटी बिठाई है, आप ध्यान से इन लफ्जों को सुनिए। मतलब रतन जी फिर कुल मिलाकर वही आ जाता है ना कि राजनीति की जा रही है हर मुद्दों को लेकर, और डेली वेजर्स के मुद्दे पे भी राजनीति। जो डेली वेजर हैं वो, क्या आप समझते हैं पिछले 25 साल से स्ट्रगल नहीं कर रहे कि हमसे बात करें? ये कौन सी बात हुई? आप ये कहते कि ये कमेटी आज ही या कल ही 2 दिन में उनके नुमाइंदों को इनवाइट करेगी और बुलाएगी। आप समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की जो क़यादत में कमेटी है, आप उससे, आप डेली वेजरों का प्रोटेस्ट मत करिए, उनके साथ बात करिए। किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी भी राजनीतिक हस्ती के साथ बात करने के लिए आप परमिट किए जाते हैं? आप अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। आपको पिछले 10 साल से, भाजपा भी इसमें पूरी दोषी है, एलजी साहब की गवर्नमेंट थी पिछले 5 साल में, क्या डेली वेजरों को कभी बुलाया गया? आपकी कोalition गवर्नमेंट थी पीछे, उनको कभी बुलाया गया? और पिछले 10-15 साल में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने एक दो बार कोशिश हुई है, और आबिद साहब की बात यह है, लेकिन ऐसी कोशिश का भी क्या जो नतीजे तक ही ना पहुंचे? रतन जी, आबिद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने चीफ सेक्रेटरी का नाम ले लिया, उसमें अगर 61,000 लोग थे, तो जब सरकार फैसला करने लगती थी, ये राठौर साहब का खुद बयान है कहीं पर, ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हम करने लगे तो 65,000 हो गए। तो फिर ये बाद में जो जवाब दीजिए आबिद जी। ठीक है रतन जी, ठीक है। देखिए रतन जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और जो भी आपने बातें कही किसी हद तक मैं उन बातों से एग्री करता हूं। जहां तक आपने बोला राजनीति हुई है, तो मैंने तो डिबेट के इंसेप्शन में ही बोला कि हमारी तरफ से भी कोताहियां रही हैं, इरेगुलरिटीज रही हैं। तो यही तो मौका है जब हमें पूर्ण बहुमत मिला है लोगों का कि आज हम वो इरेगुलरिटीज ठीक करें, और गवर्नेंस के इंटेंट के साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वरना तो डिबेट का मतलब नहीं है। वरना रतन जी आप अपनी बात करेंगे, सिंह जी अपनी बात करेंगे। तो आपने एक और बात नहीं सुनी आबिद जी, वो कह रहे हैं कि आपको मीटिंग के लिए बुलाना चाहिए था, कि हाँ ठीक है, उनके जो सीनियर, उनके यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी। यहाँ 2 दिन में बुलाया। आशा जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आपने वो नहीं किया। मैं उस पर भी बजट जल्दी से जवाब हमने बात की, हमारी प्रायोरिटी नहीं थी बजट एलोकेशन। 6 महीने आप उनको कहते हैं कि आप अपना उठा लीजिए, 6 महीने रतन जी एक सेकंड, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आएगा,
हम सेंटर से टेकअप नहीं, करेंगे, आप हम सेंटर पैसा गवर्नमेंट मांगेंगे पर और ठीकरा अगले नहीं फोड़ प्रोविजन सकते के हैं ना, बाद अभी उनका तो मौके पर आप ये हैं, होगा। तो आपको ये जिम्मेदारी देखिए, लेनी पड़ेगी आबिद जी। देखिए बिल्कुल जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, और ईमानदारी अगर से आपको बोलिए। याद होगा हमने बजटरी एलोकेशंस कुछ हवा में नहीं की, सभी वर्गों को बुलाया, ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस ताजी, की। एक लास्ट जैसा कमेंट अभी कर मेरे दीजिए, सिंह please। साहब भाई कह रहे थे कि कैजुअल लेबर्स ने आप हमारे दफ्तर में नहीं, आके किसी मुद्दे पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन आबिद जी, ताजी। आप आबिद जी जो बातों का जवाब वो आप नहीं दे रहे, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। मैं ये कहता हूं बिल्डिंगें रोडों से पहले लोगों को प्लेट में खाना डालना होता है। जो सरकार रोजी रोटियां दे वो नकमी सरकार उसको कहा जाता है, ये नारा है। जितना आप सुनिए मेरी आसानी बात, के साथ आप बोल ये रहे कह हैं, रहे हैं मतलब बिल्डिंग, हम सुनिए जितना सेंटर ने आसान पैसा नहीं कम है, दिया, सेंटर ने पैसा कम दिया, तो आप कोई सीडीएम गवर्नमेंट 4 कर करोड़ कर रहे हो। आप नई स्कॉर्पियो ले रहे हो, उमर साहब के लिए दिल्ली भी जम्मू गाड़ी ली जाती है, चलिए। उनके बंगलो रेनोवेट हो रहे हंसने से हैं, काम लेकिन नहीं हमारी चलेगा यहाँ तो आबिद जी, ना आपकी किसी के सरकार बात घर करेगी की तो लोग रोजी घर पे रोटी जाएंगे। चलने वाली है, उसको लेकर गुहार लगाई जा रही है, तो हंसने से काम नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी जुड़ने के लिए, रतन जी आपका भी, ताज जी आपका भी। तो फिलहाल देखिए डेली वेजर्स का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर है। सीएम की तरफ से आह्वान किया गया है कि धरने प्रदर्शन को रुकवा दीजिए, लेकिन अभी भी डेली वेजर्स ये चाहते हैं कि भरोसा नहीं बन पा रहा है सरकार पर, और जानकार ये कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर कमेटी को फैसला करना चाहिए था, वो बात क्यों नहीं की गई, सवाल उठते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।